हेलो गाइस। टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर रीट के, जो दोस्तों 23 एक मिनट दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 23 जुलाई दोस्तों 2022 का पेपर है। इसमें दोस्तों 15 क्वेश्चन हो चुके थे, उसके आगे 15 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप क्या है? राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप क्या है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन भाषा सेम लिखा हुआ है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन भाषा जैसे हम सभी यूज़ करते हैं या देखते हैं। तीसरा ऑप्शन भाषा है, पहली बार दोस्तों मिला है। और चौथा ऑप्शन भाखा, ये भी पहली बार ऑप्शन मिला है। तो सीधी बात है दोस्तों, जिसे हमने नहीं देखा वो गलत भी है, सीधी बात है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो मानक हिंदी रूप हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप भाषा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों वाक्य के अंग क्या हैं? तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य विधेय, इसमें दोस्तों शब्द के आधार पर और रचना के आधार पर भी होते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये रचना के आधार पर होते हैं। फिर वो उसमें क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन वाक्य के अंग पूछा गया है, तो यहाँ वाक्य के अंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तीसरा। फिर दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है कि जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो, मीन्स क्या है, मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों? संभावनार्थक वाक्य। फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों आश्रित उपवाक्य। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों संकेत संकेतार्थक वाक्य। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक ऑप्शन छूट गया था, तो मैंने वीडियो को रोक के, इसलिए ताकि आप सभी का समय ना बर्बाद हो, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने रोक के लिख दिया है। तो क्या है दोस्तों, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना है, वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों संभावनार्थक वाक्य, आश्रित उपवाक्य। तीसरा ऑप्शन दोस्तों संकेतार्थक उपवाक्य। और चौथा ऑप्शन है प्रधान उपवाक्य। तो दोस्तों इसमें जो मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय की बात करता हूँ, मैंने दोस्तों बताया कि प्रधान शब्द का जो अर्थ होता है वो मुख्य होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी शब्द से ही पता चल जा रहा है, यहाँ पर मुख्य की बात की जा रही है, मुख्य की, तो प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय, प्रधान उपवाक्य। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे संभावनार्थक है, मतलब कोई संभावना प्रकट की जाए। आश्रित है, एक वाक्य जो दूसरे वाक्य पर आश्रित है। संकेतार्थक उपवाक्य मतलब जिसमें किसी बात का इशारा मिले, तो दोस्तों संकेतार्थक उपवाक्य हो जाएगा। अब समझ गए होंगे दोस्तों पूरी तरह से आप सारे ऑप्शन। फिर दोस्तों 49 यानी 49 नंबर क्वेश्चन है कि टोपी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन दोस्तों अपमानित करना। दूसरा ऑप्शन दोस्तों छिपकर षड्यंत्र रचना। तीसरा ऑप्शन दोस्तों रक्षा करना। और चौथा ऑप्शन क्या है? ध्यान रखना। तो भाई टोपी उछालना तो ध्यान रखना होगा नहीं इसका ऑप्शन, और टोपी उछालना मतलब रक्षा करना भी नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन बचे दोस्तों, अपमानित करना, छिपकर षड्यंत्र रचना। तो दोस्तों टोपी उछालने का मतलब दोस्तों अपमानित करना होता है, यहाँ छिपकर षड्यंत्र रचना भी नहीं होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा अपना रख पराया चख, अपनी करनी पार उतरनी। तीसरा ऑप्शन दोस्तों 8 कनौजिए 9 चूल्हे। चौथा ऑप्शन दोस्तों 8 बार 9 त्योहार। मौज मस्ती में जीवन बिताना, अपना रख पराया चक, अपनी करनी पार उतरनी, 8 कनौजिए 9 चूल्हे, 8 बार 9 त्योहार। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई 8 बार 9 त्योहार। मौज मस्ती में जीवन बिताने के लिए जो यहाँ पर हमारा जो लोकोक्ति हो जाएगी दोस्तों 8 बार 9 त्योहार हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे दोस्तों अपना रख पराया चक है, तो यहाँ इसका क्या मतलब दोस्तों? अपने स्वयं की वस्तु की रक्षा और दूसरे वस्तु का उपयोग करना। इसका क्या हुआ भाई?
अपना रख पराया चक, अपने वस्तु की रक्षा करना और दूसरे की वस्तु को प्रयोग करना दोस्तों। और अपनी करनी पार उतरनी का क्या अर्थ हुआ दोस्तों? अपने जैसे अपनी करनी पार उतरनी, मतलब जो आप स्वयं करोगे वही भोगोगे, या अपने कर्म का फल स्वयं ही मिलना दोस्तों। अब तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? 8 कनौजिए 9 चूल्हे। इसका क्या हुआ दोस्तों? मेल ना खाना, मेल ना खाना। 8 कनौजिए 9 चूल्हे का मतलब क्या हुआ दोस्तों? मेल ना खाना। फिर दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है कि डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? दोस्तों याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको तो रट लीजिएगा, सीधी बात, क्योंकि ये दोस्तों याद करने से ही क्लियर होगा आपका बार बार। तो पहला ऑप्शन दोस्तों किलपैट्रिक ने, दूसरा ऑप्शन दोस्तों डाल्टन ने, तीसरा ऑप्शन दोस्तों मॉन्टेसरी ने, चौथा ऑप्शन है पार्क हर्ष ने। तो दोस्तों यहाँ पर डाल्टन जो प्रणाली का आविष्कार है दोस्तों, ये है क्या है दोस्तों? पार्क हर्ष ने, हेलेन पार्क हर्ष का नाम है, तो इन्होंने किया था डाल्टन प्रणाली का आविष्कार। फिर दोस्तों ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद कौन सा है? ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद कौन सा है दोस्तों? पहला दोस्तों सामान्यीकरण, दूसरा है ऑप्शन दोस्तों व्यवहारिक प्रयोग, तीसरा ऑप्शन दोस्तों प्रस्तुतीकरण, चौथा ऑप्शन दोस्तों व्यवहार परिवर्तन। तो भाई यहाँ पर ब्लूम उपागम की बात की गई है, इनके अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद कौन सा है? तो दोस्तों इन्होंने जो बताया कि भाई त्रिपदी प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तन सम्मिलित है और बाकी सामान्यीकरण, प्रस्तुतीकरण, व्यवहारिक प्रयोग ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों। इसको भी मेरी समझ से याद कर लीजिए। त्रिपदी प्रक्रिया में कौन सम्मिलित है? कौन सा दोस्तों? व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, खेल विधि। अब यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या यहाँ पर बात की गई? पढ़ने लिखने। अब यहीं से आप क्वेश्चन का आंसर मिल गया, पढ़ने लिखने। तो भाई यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन है दोस्तों कि प्रयोग प्रयोग की तो कोई बात की गई नहीं, यहाँ पर पढ़ने लिखने की बात की जा रही है, कौशल में दक्ष किया जाता है। अब यहाँ पर भाषा संसर्ग विधि भी कोई मतलब नहीं दोस्तों, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सीधे बात होगी दोस्तों, हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सीधे तौर पर, भाई पाठ्य पुस्तक में ही तो पढ़ना लिखना होता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर पढ़ने लिखने की बात की गई है, बाकी यहीं से आपका उत्तर निकल रहा है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक विधि के ही द्वारा तो हम पढ़ते लिखते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? जैसे सुंदर अनुलेख का मतलब होता है, जैसे बोला जाता है नकल लिखना है, डिक्टेशन दोस्तों, इसे सुंदर अनुलेख बोलते हैं। कि शर्त क्या है दोस्तों आवश्यक, वो भी तो अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करें, शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करें। फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों अनुलेख सास्वर बोलकर लिखवाया जाए। तीसरा ऑप्शन दोस्तों अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। चौथा ऑप्शन दोस्तों उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा। अब यहाँ पर दोस्तों अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करें, ऐसा नहीं है दोस्तों, सहायता करनी चाहिए। भाई कोई कमी है तो शिक्षक ही तो उसे बताएंगे, तो हमारा ऑप्शन कट गया। फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों अनुलेख साफ और बोल कर लिखवाया जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों, अनुलेख तो देख कर भी लिखा जा सकता है, ये भी कोई आवश्यक शर्त नहीं है। लेकिन हमारा तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। ये सुंदर अनुलेख की शर्त है दोस्तों। यहाँ पर क्या गया है? सुंदर, सुंदर कहा गया है। अगर केवल अनुलेख होता तब हमारे कोई भी ऑप्शन मतलब दूसरा भी सही हो सकता था, या कोई और ऑप्शन होता तो सही हो जाता। अब यहाँ पर सुंदर की बात की गई है, तो यहाँ पर वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो, तीसरा ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य श्रव्य का मतलब क्या हुआ? दृश्य का मतलब देखना, श्रव्य का मतलब सुनना। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है चित्र विस्तारक यंत्र, दूसरा ऑप्शन दोस्तों ग्रामोफोन,
तीसरा ऑप्शन दोस्तों चार्ट, चौथा ऑप्शन है नाट्यकरण। अब यहाँ पर दृश्य श्रव्य मतलब जिसमें दिखे भी और सुना भी जा सके, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो भाई चित्र विस्तारक यंत्र की बात की जा रही है, तो यहाँ पर तो चित्र ही होंगे, देखा जाएगा केवल, सुनने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। अब दोस्तों ग्रामोफोन है, यहाँ तो सुनने की ही बात की गई है, देखने की कोई बात नहीं की गई है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। चार्ट की दोस्तों इसमें भी केवल देखा जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है, ये भी कट गया। लेकिन जो दोस्तों चौथा ऑप्शन है नाट्यकरण, यहाँ पर तो देखा भी जाता है नाटक को और सुना भी जाता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? चौथा। फिर दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है, नेगेटिव पूछा जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को और उसके आंसर, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं कौन सा है? जैसे पहला ऑप्शन दोस्तों भाषा है, दूसरा ऑप्शन दोस्तों विषय सामग्री है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों जिल्द है और चौथा ऑप्शन क्या है? शैली। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जैसे इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप की बात की गई है, तो यहाँ पर सम्मिलित तो तत्व नहीं है, तो भाषा तो सम्मिलित होती है, तो ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन कट गया। विषय सामग्री भी सम्मिलित होती है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि विषय सामग्री होती है। और भाषा शैली कौन सी प्रयोग की गई है, आपने सभी सुना होगा किस भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी होता है आंतरिक रूप में, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन हो गया जिल्द। जिल्द पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? भाषा पुस्तकालय मीन्स जैसे लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर भाषा, यहाँ पर बात की गई लैंग्वेज लाइब्रेरी का लाभ कौन सा है? पहला ऑप्शन है दोस्तों कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए मतलब खुद से पढ़ने के लिए अवसर। तीसरा ऑप्शन दोस्तों विकल्प एवं बी मतलब पहला दूसरा दोनों सही है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साफ जाहिर दे रहा दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कक्षा शिक्षण में पूर्ति भी होगी और स्वाध्याय के लिए अवसर भी मिलेगा। ये सब लाइब्रेरी के लाभ होते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। फिर दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण कौन सा है? मौखिक का मतलब जो बोल कर, और लिखित का मतलब जो लिखने से है, सांकेतिक का मतलब इशारा जिसमें दिया जाता है। तो मौखिक परीक्षाओं का गुण पूछा जा रहा है। तो जैसे हमारा पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के तीन भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने और बोलने को का एक साथ मापन किया जा सकता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना नहीं है दोस्तों यहाँ पर। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते हैं। मौखिक परीक्षा की बात की जा रही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाएंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। मौखिक परीक्षण का गुण है एक मतलब जिसमें बोलने पर जोर दिया जाए। तो जैसे यहाँ पर पहला क्या ऑप्शन है, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। तो ऐसा मौखिक गुण में नहीं है दोस्तों। मौखिक परीक्षा में तो ये भी हो सकता है दोस्तों 4-5 लोग को एक साथ बुलाया जाता है, तो वो भी हो सकता है। तो ये तो कोई विशेष गुण नहीं, तो ये तो नहीं होगा हमारा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। अब वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इनका जैसे क्या होता है दोस्तों, उत्तर एक हो। इसका जो मुख्य अर्थ होता है दोस्तों, कि उत्तर एक हो जिस प्रश्नों का, तो वस्तुनिष्ठ हो। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। हमारा चौथा ऑप्शन दोस्तों, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्यों नहीं? बोलकर जो इमला होता है दोस्तों, तो बोलकर ही तो उसका परीक्षा किया जाता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो दोस्तों लेखन परीक्षण किया जाता है मतलब नकल मतलब इमला जो बोला जाता है, तो बोलकर ही किया जाता है। तो मौखिक परीक्षण हुआ कि नहीं? तो नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा गया है, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते। मतलब इमला बोला जाता है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है तो कट गया। तो हमारा बचा कौन सा ऑप्शन? तीसरा बचा दोस्तों, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के तीन भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। एक साथ कि बालक ने इमला बोला, हमने सुना क्या, पढ़ क्या रहा। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर दोस्तों जो सेंस लिया गया है, कोई पुस्तक शिक्षक पढ़ा रहा, तो वो बीच में पूछ लेते हैं, आप सभी जानते होंगे कि बताओ कौन सी लाइन पे चल रहे हैं। तो वहाँ पर कितनी ध्यान से सुन रहा और क्या पढ़ रहा और बोलने का भी कौशल, तीनों को मापन किया जा सकता है। मौखिक परीक्षण का ये गुण है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों आप सभी ने वीडियो ने लाइक किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो फ्रेंड्स हों, ग्रुप्स हों, उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में कौन सा पद नहीं है? पहला ऑप्शन दोस्तों परीक्षण योजना बनाना। दूसरा ऑप्शन दोस्तों परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना। तीसरा ऑप्शन दोस्तों परीक्षण का पुनर्निरीक्षण। निरीक्षक मतलब दोस्तों आप सभी जानते होंगे इसकी इंग्लिश जैसे इन्विजिलेटर होती है, जो क्लास टेस्ट जैसे एग्जाम टेस्ट होता है उसमें जो टीचर की ड्यूटी लगती है वही दोस्तों इन्विजिलेटर। अभी आप पुनर्निरीक्षण की बात की जा रही है। परीक्षण का अनुप्रयोग का मतलब होता है दोस्तों प्रयोग करना। अब यहाँ उपलब्धि परीक्षण के निर्माण है तो सम्मिलित पदों में कौन सा पद नहीं है? उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए किसी कोई चीज़ बालक को सिखाई गई तो उस परीक्षा के माध्यम से तो उसके पास उपलब्धि क्या है, तो इसमें सम्मिलित पद कौन सा नहीं है? भाई जैसे पहला ऑप्शन है दोस्तों परीक्षण योजना बनाना, तो ये तो निश्चित होगा, यहाँ तो नहीं पूछा गया तो नहीं होगा, क्योंकि परीक्षण योजना बनाएंगे तभी तो आगे काम होगा दोस्तों। परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना ये भी जरूरी है दोस्तों, ये भी होगा, नहीं पूछा गया तो नहीं होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए कि नहीं पूछा गया है। फिर दोस्तों जब पूरा पेपर तैयार हो गया तो उसका एनालिसिस किया जाता है कि भाई इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, तो परीक्षण का पुनर्निरीक्षण होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई परीक्षण का अनुप्रयोग, ऐसा नहीं दोस्तों, परीक्षण का अनुप्रयोग कोई मतलब नहीं, जब बच्चे टेस्ट देंगे तो उसमें खुद हो जाता है टेस्ट, तो यहाँ परीक्षण का अनुप्रयोग नहीं होगा दोस्तों। हमारा जो चौथा ऑप्शन है उचित पद नहीं है, मतलब है ये भी लेकिन उचित उतना नहीं है बाकी तीनों में, सम्मिलित पदों में। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। वैसे देखा जाए आमतौर पर होता है लेकिन यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के दोष बताना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष। सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार और व्यापक का मतलब होता है दोस्तों वार्षिक बोर्ड एग्जाम। सतत का मतलब दोस्तों क्लास टेस्ट, व्यापक का मतलब दोस्तों क्या हुआ बोर्ड एग्जाम। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब इसको में पूछा जा रहा है कि दोष क्या है। पहला ऑप्शन दोस्तों अल्प समयांतर, अल्प का मतलब थोड़ा, समयांतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दोष पूछा गया है। तो भाई अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं, बात सही है, लेकिन दोष पूछा गया तो नहीं होगा, ये तो लाभ में है दोस्तों, गुण में है। शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन दोष पूछा गया, ये सब गुण में आएगा। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है, ये भी बात सही है, गुण है, लेकिन दोष पूछा गया तो नहीं होगा। विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है। अब यहीं पर दोस्तों ये कट गया, मतलब यही हमारा ऑप्शन हो गया दोष में, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और जो ग्रुप्स बने हों दोस्तों उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।